नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित एवं जानी मानी लेखिका अलका प्रमोद की लिखी हुई कहानी अब और नहीं। अलका प्रमोद जी की रचनाएं भारत की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं अनेक कथा संग्रहों में संकलित हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद और लखनऊ केंद्र से भी आपकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। रात्रि के 11 बज गए थे, पर विधा अभी तक नहीं लौटी थी। ममता द्वार तक पता नहीं कितने चक्कर लगा चुकी थी। सर्दी के कारण बाहर दूर दूर तक प्राणी मात्र का पता नहीं था। कोहरे ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यूं तो ऋचा ने चलते समय उसे आश्वासन दिया था, आंटी आप चिंता मत करें, मैं विधा को अपनी गाड़ी में साथ ले आऊंगी। पर उन्हें तो 10 बजे तक आ जाना था, अब तो 11 बज चुके थे। वैसे भी ऋचा भी तो थी तो लड़की ही। इतनी रात्रि में 2 लड़कियां कोई गाड़ी रोक ही ले तो क्या कर लेंगी। इस समय ममता के स्मृति पटल पर न जाने कहाँ कहाँ की अनेक घटनाएं आकर लुका छिपी कर रही थीं। मन हटाने के लिए उसने टीवी खोल लिया, पर उसमें भी उसका मन न लगा। ऋचा के घर वो अब तक कम से कम 5-6 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर हर बार उधर से खींचे स्वर में उत्तर मिलता, अभी नहीं आई है, जो उसे इस बात की अनकही चेतावनी देता कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। वो अपमानित सी स्वयं को लानत भेजती कि वो थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रख पाती है। कॉलेज के कार्यक्रम में देर हो गई होगी, पर कुछ ही क्षणों में असुरक्षा और आशंका भी अभी हुए अपमान पर इतना आच्छादित हो जाती कि व्यग्र होकर उसके हाथ पुनः फोन पर पहुंच जाते। तभी घंटी बजी। उसने लगभग दौड़कर द्वार खोला तो सामने ऋचा खड़ी थी। वो उसे सामने पाकर उसी पर बरस पड़ी। तुम लड़कियां भी अति करती हो, इतनी देर हो गई और यह भी नहीं होता कि एक फोन ही कर देती। और अब विधा कहाँ छिपी है, उससे कहो झूठ मूठ डरने का नाटक ना करे। पर यह कहते कहते जब उसकी दृष्टि निश्चल खड़ी ऋचा और उसके पीछे खाकी वर्दी वाले पर पड़ी तो वो हतप्रभ रह गई। कुछ अनहोनी हुई है ये तो वो समझ गई। उसने ऋचा को झकझोर दिया, विदा कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम उसे साथ लेकर आओगी। ऋचा को किनारे करके साथ आए पुलिस वाले ने बताया, देखिए मैडम, थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर ममता तड़प उठी। उसने इंस्पेक्टर को लगभग डांटते हुए कहा, लज्जा नहीं आती ऐसी अपशकुन की बातें करते हुए? तुम क्या मेरी बेटी को पहचानते हो? देखिए, हमें किसी ने फ़ोन पर बताया कि कॉलेज के पिछवाड़े एक लड़की का शव पड़ा है। छानबीन की तो उसके पर्स में MSD कॉलेज का पहचान पत्र मिला। हम MSD कॉलेज गए तो पता चला कि वहाँ वार्षिक समारोह हो रहा है। इससे पहले कि हम अंदर जाते हमें बाहर ही ये मैडम मिल गई। इन्होंने ही बताया कि ये आधा घंटे से अपनी मित्र को खोज रही हैं। कुछ ही क्षणों में उसका कार्यक्रम होने वाला है और वो पता नहीं कहाँ है। तब हमें उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ वो शव था। तब इन्होंने पुष्टि की, ये आपकी बेटी विधा का शव है। अब ममता ऋचा पर बरस पड़ी। मैंने तो उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? ऋचा तो स्वयं ही अनहोनी से आहत थी। वो ममता की अवस्था को समझ रही थी, अतः निश्चल खड़ी रही। तब तक कॉलेज के अन्य छात्र और प्राध्यापक भी आ चुके थे। उन्होंने बताया कि कोई नहीं जानता कि विधा वहाँ कब और कैसे पहुँच गई। विधा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। लोगों से ज्ञात हुआ कि विधा के शरीर पर लगे खरोंचों के चिन्ह स्पष्ट कर रहे थे कि मृत्यु से पूर्व विधा ने दरिंदों का पर्याप्त विरोध किया होगा, जिन्होंने उसके साथ बल प्रयोग किया था, क्योंकि उसके शरीर पर जहाँ तहाँ खरोंचों के चिन्ह थे। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वस्त्र क्षत विक्षत थे, जो उसके साथ हुए अनाचार की कहानी कह रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबकी आशंका की पुष्टि कर दी। ऐसा प्रतीत होता था कि अपराधी 2 अथवा 2 से अधिक थे, जिन्होंने अपनी क्षुधा शांत करने के पश्चात पहचाने जाने के भय से विधा की हत्या कर दी होगी। सभी के लिए यह रहस्य था कि कार्यक्रम के मध्य विधा कब, कैसे और क्यों पिछवाड़े के उस एकांत में पहुंच गई, जहां प्रायः दिन में भी कोई नहीं जाता।
विधा सीधी सादी काम से काम रखने वाली लड़की थी। समय से कॉलेज आना, अधिक से अधिक लाइब्रेरी चले जाना और फिर घर जाना ही उसकी दिनचर्या थी। मित्रों के नाम पर भी ऋचा ही उसकी परम मित्र थी, अन्यथा वो अल्पभाषी थी। अन्य छात्र छात्राओं से उसके बस औपचारिक संबंध थे, ना तो उसके किसी लड़के से मित्रता थी, ना ही ऐसी कोई कहानी उसके संबंध में सुनी गई थी। फिर तो कब विधा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, कब सब परिचित एकत्र हुए, किसने उन्हें सूचित किया और कैसे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, ममता को कुछ नहीं पता। वो यंत्रवत सब करती रही, पर उसकी चैतन्यता निस्पंद थी। वो तो अभी इसे सत्य भी नहीं मान पाई थी। उसे तो ये सब किसी नाटक का अंग लग रहा था। ये उसके जीवन में घटा है और विधा अब इस संसार में नहीं है। ये तो उसे तब समझ में आया, एक एक कर अब तक उसे घेरे हुए सभी परिचित चले गए और वो एकाकी रह गई। वो पागलों की भांति विधा को प्रत्येक कमरे में ढूंढने लगी कि क्या पता वो बचपन की भांति उसे सताने के लिए कहीं छिप गई हो और अचानक आकर उसे चौंका दे। पर जब सामने लगे विधा के माला पड़े चित्र ने उसका कटु वास्तविकता से सामना कराया तो पगला सी गई। उसने चित्र पर पड़ी माला को नोच नोच कर फेंक दिया और वहीं धरती पर ढहकर फूट फूट कर रोने लगी। आज एकांत में उसका करुण क्रंदन सुनकर संभवतः चर अचर सभी पत्थर हो गए, जो किसी ने उसे चुप नहीं कराया। कब तक वो रोते रोते बेसुध हो गई उसे भी पता नहीं। न जाने रात को कौन सी पहर में उसकी आंख खुली तो डर से उसके हाथ पांव जकड़ से गए थे। पर वहां था ही कौन जो उसे कुछ उड़ाता या उठाकर बिस्तर तक ले जाता। स्वयं ही प्रयास करके किसी प्रकार वो उठी और बिस्तर पर जाकर ढह गई। आज उसने जब मस्तिष्क पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कोई कह रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि विधा के साथ बलात्कार। पूरी बात सोचने का भी साहस नहीं था उसमें। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और चीख उठी, नहीं नहीं, उस फूल सी कोमल बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी बेटी ने तो कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। सभी जानते थे कि विधा घर से सीधे कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर। वो तो आजकल की लड़कियों की तरह जीन्स भी नहीं पहनती थी। सादा या सलवार कुर्ता और ओढ़नी ही तो उसकी वेशभूषा थी। एक बार विधा ने झिझकते हुए माँ से कहा था, माँ आजकल मेरी सारी दोस्त जीन्स पहनती हैं, मैं भी एक ले लूँ? सब मुझे बहन जी समझते हैं। तो ममता बिगड़ गई थी। देख विधा, तू उनसे बराबरी मत कर, तू सीधे पढ़ाई कर बस। तेरे आगे पीछे कोई भाई बाप नहीं बैठे हैं। मैं तुझे किस किस की दृष्टि से बचाऊंगी? जो फैशन करना है अपनी ससुराल जाकर ही करना। उस दिन के बाद विधा ने फिर कभी नहीं कहा। ऐसी सरल बच्ची के साथ कोई क्यों कुछ करेगा? सब लोगों की बनाई बातें हैं। पर अगले ही क्षण माँ के बेटी के मुंह में बौराए मन से मस्तिष्क ने तर्क दिया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत थोड़ी ना होगी। और इस सत्य से साक्षात्कार होते ही ममता का रोम रोम क्रोध की अग्नि से सुलग पड़ा। उस माँ के रोम रोम ने उस अनचिन्हे अपराधी को जितनी बद्दुआएं दे सकती थी दे डाली। उसका वश चलता तो उस अपराधी को अपने क्रोध की अग्नि में ही झुलसा देती। वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने को व्यग्र हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज का कार्यक्रम छोड़कर विधा उस एकांत में क्यों चली गई। अवश्य उससे किसी ने कुछ ऐसा कहा होगा जो उसे वहां जाने पर विवश होना पड़ा होगा। ने सोचा, अवश्य उसे किसी ने मेरे विषय में कुछ कहा होगा। ममता को याद है, बचपन में एक बार विधा स्कूल से आई तो ममता घर पर नहीं मिली। उसने पड़ोस की गुप्ता चाची से पूछा तो उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए कह दिया, तेरी माँ को भालू उठा ले गया। बस इससे पूर्व की चाची को समझती विधा बस्ता वहीं पटक कर भालू को खोजने चल पड़ी थी। आज भी हो सकता है कि किसी ने उसे माँ के विषय में ही कहा होगा। जो आगा पीछा सोचे बिना वो पगली उस एकांत में चली गई। और वो कौन था? उसकी विधा से कोई शत्रुता थी कि उसकी अभागन बच्ची परिस्थितिवश क्षणिक उन्माद का शिकार हो गई? ये अनेक अनसुलझे प्रश्न ममता को विक्षिप्त किए दे रहे थे, जिनके उत्तर संभवतः विधा के साथ ही विलुप्त हो गए थे। वो सोती तो विधा का दर्द से तड़पता दानवों से लड़ता, सहायता के लिए पुकारता, असहाय चेहरा उसे पुकारता और वो पसीने पसीने होकर उठ जाती। पूरी पूरी रात वो कमरे में चक्कर लगाती।
पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। ममता जब तब थाने जाकर कार्यवाही के विषय में पता कराती। एक दिन वो सोकर उठी तो फोन की कर्कश ध्वनि घनघना उठी। उसने हेलो कहा तो उधर से रहस्यमय धीमी ध्वनि में किसी ने कहा, बुढ़िया चुपचाप केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे भी तेरी बेटी के पास पहुंचा दिया जाएगा। ममता क्रोध और उत्तेजना से कांपने लगी, पर इससे पूर्व कि वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती फोन कट चुका था। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अपना सब कुछ लुटा कर भी वो उस अपराधी को पकड़वा कर रहेगी। वैसे भी अब जीवन में बचा ही क्या है। अब तो उसके जीवन का लक्ष्य ही उस अपराधी को दंड दिलवाना है। लक्ष्य की सफलता ही ममता के मन में प्रज्वलित क्षोभ की अग्नि को शांत कर सकती है, उसके मन की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकता है। इस विचार ने उसे राहत दी। वो अभी विचारों में उलझी ही थी कि थानेदार सुजीत सिंह आ गए। थानेदार ने उससे अनेक प्रश्न किए। विदा के मित्र कौन थे? उसकी किसी लड़के से मित्रता थी कि नहीं? उसकी शत्रुता किससे थी? ममता धैर्यपूर्वक अपने दर्द को नियंत्रित करके सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे पीड़ा के इस गरल को पीना ही था। शनैः शनैः ये घटना प्रचारित हो गई और अनेक महिला संगठन उसके सहयोग के लिए आगे आए। महिला समता संस्था की अध्यक्षा श्रीमती जुच्ची अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं उससे मिलने आई और उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसका साथ देने का आश्वासन दिया। अगले दिन अपराधी को पकड़वाने के लिए महिला समता संस्था और अनेक अन्य संस्थाओं ने मिलकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अपराधी को पकड़ने के लिए नारे लगाए, पत्र पत्रिकाओं ने विचारोत्तेजक लेख लिखे। परिणाम सामने आया और अंत में वो दिन आ ही गया जब ममता को अपनी तपस्या पूर्ण होती लगी। अपराधी पकड़ा गया। वो कॉलेज का ही एक कई वर्षों से फेल हो रहा छात्र था, जो शहर के धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र था। घटना के इतना तूल पकड़ने और मीडिया में बात उछलने के कारण ही पुलिस को उस पर हाथ डालना पड़ा था। ज्ञात हुआ कि एक बार कॉलेज जाते हुए उसने विधा का हाथ थाम लिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप विधा ने सबके समक्ष ही उस पर हाथ उठा दिया था। संभवतः उसने उसी का बदला लेने के लिए कुकृत्य किया था। जिस दिन वो पकड़ा गया, प्रातः से ही ममता के घर बधाइयों का तांता लग गया। ममता उस दिन पहली बार अपनी बेटी के चित्र को आंख मिलाकर देख पाई थी। उसने बेटी के चित्र पर हाथ रखकर प्रण किया, बेटी मैं तेरी रक्षा तो नहीं कर पाई, पर तेरे अपराधी को अवश्य दंड दिलवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन भी गंवाना पड़े। ममता ने अपना घर गिरवी रख प्रतिष्ठित वकील किया। यद्यपि उस पर दबाव भी डाला गया, पर जब उसकी सबसे अमूल्य निधि ही खो गई है तो अब उसे किस बात का भय था। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपनी बेटी के कातिल को दंड दिलाकर ही रहेगी। याचिका की प्रथम सुनवाई थी। विपक्ष के वकील ने उससे कुछ प्रश्न पूछने के लिए उसे कटघरे में बुलवाया। वकील ने पूछना प्रारंभ किया, आपकी बेटी का किस किस लड़के से संबंध था? आपकी आय तो सीमित है, कहीं आपकी बेटी अपने कॉलेज के व्यय के लिए कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करती थी? प्रायः ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। ममता तो हतप्रभ रह गई। वो चीख पड़ी, वकील साहब अपनी जुबान को वश में करिए। पर वकील पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, देखिए ममता जी, इसमें अनहोनी की कोई बात नहीं। आजकल अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी सब कर रही हैं और माँ बाप या तो जानते नहीं या जानकर अनजान बने रहते हैं। शब्द ममता के हृदय में पिघले लावे के समान पड़ रहे थे। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती थी? जिस सम्मान की रक्षा के लिए माँ बेटी ने इतने दुख सहे, अपनी इच्छाओं का गला घोटा, आज उस सम्मान के चिथड़े चिथड़े हवा में तैर रहे थे। फिर भी ममता स्वयं को नियंत्रित किए रही। उसे अपराधी को दंड जो दिलाना था। पत्रकारों को अपनी पत्र पत्रिकाओं के लिए अच्छा और सनसनीपूर्ण मसाला मिल गया था। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। वकीलों के तर्क और प्रश्न लोगों को हवा में ही कहानी बनाने को प्रेरित करने लगे। कुछ ने तो अपराधियों की कुत्सित मानसिकता, व्याभिचार एवं अनैतिकता के गर्त में गिरते समाज को दोषी माना था, तो कुछ की कल्पना कुछ अधिक ही उर्वर हो गई। वे एक दुखी माँ के दर्द और अत्याचारियों का शिकार हुई मृतका के प्रति क्रूरता की अति तक संवेदनहीन हो गए और विधा के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठे। नित्य बेसिर पैर की नई नई कहानियां जन्म लेने लगीं।
ये ममता के लिए विधा के साथ हुए अत्याचार और उसकी मृत्यु से भी बड़े धक्के थे। ममता के हृदय पर प्रति प्रश्न से लगने वाली चोटें उसे लहूलुहान कर रही थीं, पर मन के रक्त के सागर में डूबते हुए भी वो अपने निश्चय पर अडिग थी। अगली सुनवाई थी। ममता को फिर कटघरे में बुलाया गया। वकील आज जो प्रश्न लेकर आया था वो उसमें पहला प्रश्न, आप कैसे कह सकती हैं कि उसके साथ जो हुआ वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ? आपकी बेटी के किस किस अंग पर खरोच के चिन्ह थे? उसके कौन कौन से वस्त्र फटे थे? बस, अब और नहीं। आगे ममता कुछ नहीं सुन पाई, वो चीख पड़ी, मैं मुकदमा वापस लेती हूँ, नहीं चाहिए मुझे इंसाफ, कोई अधिकार नहीं है आपको मेरी मृतक बेटी का अपमान करने का। क्या अंतर है आप में और इस सामने खड़े अपराधी में? ये कहते हुए हाँफते हाँफते वो बेसुध हो गई। अपराधी छूट गया। लोग उसके इस कदम पर अनेक आलोचनाएं करने लगे। अपनी सफलता पर आश्वस्त महिला संगठन सहज प्राप्त प्रसिद्धि के हाथ से निकल जाने से क्षुब्ध थे। कोई कह रहा था वो कायर निकली, कोई कह रहा था कि उसका मुंह धन से भर दिया गया, पर ममता को अपनी बेटी का सार्वजनिक रूप से फिर से हो रहा चीरहरण किसी भी मूल्य पर सह नहीं था। अभी आप सुन रहे थे अलका प्रमोद जी की लिखी हुई कहानी अब और नहीं। न्याय व्यवस्था की कड़वी और नंगी सच्चाई दिखाती हुई कहानी। बलात्कार की पीड़ित स्त्री को न्याय मांगते समय कितनी बार मानसिक बलात्कार से गुजरना पड़ता है, कहानी सुनकर आपने महसूस किया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।